हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्सेस कुमार पर। तो आज जो है हम 12 क्लास के क्वेश्चन बैंक के 2011-12 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई है। तो n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के पथ में जो होते हैं पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में जो होता है वह n इंटू टी होता है, यानी कि n अपवर्तनांक यानी n है और पथ की लंबाई हमारा t है। तो पथ की लंबाई और अपवर्तनांक का क्या होता है, गुणनफल होता है, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र डैश होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। कहता है 1 कूलम आवेश बराबर कितने स्टेट कूलम होता है। तो 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है वह होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, जो हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है उसका मान होता है 1.8 गुना 10⁻⁻11, जो कि 1.8 इसमें भी है, 1.8 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर -11 है, यहाँ पर -19 है और यहाँ पर -19 है, लेकिन 1.9 गुना 10⁻⁻19 कूलम प्रति केजी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वह तो 1.8 गुना 10⁻⁻11 कूलम प्रति केजी, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश क्या है। तो दिए गए चित्र हमारा ये है और इस पर पूछ रहा है कि एक्स पर जो आवेश होगा वह क्या होगा। तो हम इसको निकाल कर बताते हैं कि कितना होगा। तो हम निकालते हैं, हमारा फिगर जो है हम फिगर भी बना देते हैं। फिगर जो हमारा कहता है कि ये कोई प्लेट है, ये y है और ये x है और इस पर संधारित्र भी है, यानी कि संधारित्र का मान है 2 माइक्रोफैराड। ये है, मान लीजिए हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। और ये जो हमारा 20 वोल्ट है और ये हमारा कितना है, 10 वोल्ट है। तो हम जो क्या करते हैं, पहले इस संधारित्र की समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, धारिता, सिर्फ धारिता नहीं बल्कि विभवांतर, क्योंकि विभवांतर निकाल लेंगे तो यहाँ पर तो हमको आवेश एक्स पर आवेश निकालने में क्या हो जाएगा, हमें आसानी हो जाएगी। तो हम विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर का मतलब दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो हमें 2 विभव दिया हुआ है, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। क्या हम इसको A माने हैं, इसको B माने। तो VA हमारा है 20 वोल्ट और VB हमारा कितना है, 10 वोल्ट है। तो 20 में से 10 गया, कितना बचेगा, 10 वोल्ट। तो विभवांतर हमारा निकल गया कितना, 10 वोल्ट। अब हम x पर जो है आवेश निकाल लेते हैं। x पर जो आवेश निकालेंगे, आवेश बराबर था Q इक्वल टू C इंटू V, यानी कि C हमारा संधारित्र है, V हमारा वोल्ट, यानी कि जो निकाले हैं दोनों विभवों के बीच के अंतर, यानी कि विभवांतर जो निकाले हैं। तो C हमारा दिया गया है 2 माइक्रोफैराड गुना V हमारा 10 वोल्ट दिया गया। तो 10 दूनी 20 माइक्रो कूलम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम, जो कि हमें ए नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। अब कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है वह होता है 50,000 ओम। कितना होता है, 50,000 ओम, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है निकेल है। तो निकेल जो होता है वह लौह चुंबकीय होता है। वह कौन क्या होता है, लौह चुंबकीय, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। वह क्या होती है, अनंत होती है। अब कहता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है।
तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वह होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अब कहता है NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। तो उत्सर्जक यानी कि हमारे NPN ट्रांजिस्टर जो कह रहा है, तो NPN ट्रांजिस्टर का हम एक बनाते हैं छोटा सा सिंबल, NPN ट्रांजिस्टर, NPN मान लीजिए हमारा ट्रांजिस्टर है और इसमें NPN ट्रांजिस्टर है, जिसमें ये जो हमारा क्या कहलाता है? उत्सर्जक कहलाता है, उत्सर्जक कहलाता है। और ये हमारा आधार कहलाता है और ये हमारा जो है क्या कहलाता है? संग्राहक, संग्राहक। और इसका जो संबंध होता है वह होता है जो मतलब एक पूछ रहा कि NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB और तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। तो NPN ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध जो होता है वह हम बता रहे थे कि NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जन ये होता है NPN, N इसमें यानी कि NPN बोला है तो 2 N होगा और एक P, और एक P जो होता है वह आधार होता है और एक N उत्सर्जक होता है, एक N क्या कहलाता है? संग्राहक कहलाता है। तो हमारा जो होता है, मान लीजिए हम इसको जो है IC से दर्शाते हैं। किससे? फिर IE इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं IC, ताकि आप बोल दिया उत्सर्जक धारा IE, तो उत्सर्जक हमारा क्या हो जाएगा? IE हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? IB, आधार हमारा हो जाएगा IB और संग्राहक क्या हो जाएगा? धारा हमारा IC क्या हो जाएगा? इसके हम क्या मानेंगे? IC। तो हमारा जो होता है क्या, हमारा जो होता है संबंध वो होता IB इक्वल टू IE प्लस IB इक्वल टू IC प्लस IB इक्वल टू IE प्लस IC, सॉरी IE इक्वल टू था IE इक्वल टू होता है IB प्लस IC। तो IB प्लस IC ये हमारा क्या था? संबंध होता है। लेकिन हमें इसमें एक में भी ये क्या रहा नहीं है, यानी कि ये हमारा नहीं है, क्योंकि IC इक्वल टू है IE माइनस IB, IB इक्वल टू है IE माइनस IC, IE इक्वल टू है IC माइनस IB इक्वल टू है IE प्लस IC। लेकिन ये हमारा फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, तो हम इससे क्या करते हैं? IC निकाल लेते हैं। IC निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा IE माइनस IB, IE माइनस IC इक्वल टू हो जाएगा IE माइनस IB, जो कि हमारा A नंबर ऑप्शन में क्या है? दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? A नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? A नंबर ऑप्शन सही है। या यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको कहिएगा कि IC हम IB ही निकाले तो IB निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा IE माइनस IC, जो कि हमारा आंसर ये भी है IB इक्वल टू IE माइनस IC, ये भी है और ये भी है, और IB इक्वल टू IE माइनस IC ये भी है, और IC इक्वल टू IE माइनस IB। लेकिन हमारा जो पहले जो ऑप्शन में रहता है वो हमारा आंसर क्या होता है यानी कि सही होता है। ये भी सही है और ये भी सही है। हम अगर यहाँ पर ऑप्शन में रहता है A और B दोनों, तो हम A और B दोनों मारते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों मतलब अलग अलग ऑप्शन में है, तो जो पहले मिलेगा हम उसको क्या करेंगे? सही मानेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? A नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अब कहता है कि एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, तो एक स्टेट कूलाम बराबर जो होता है वह होता है एक स्टेट कूलाम बराबर, यानी कि
पहले हम एक कूलम बराबर लिखते हैं। एक कूलम बराबर जो होता है, एक कूलम बराबर जो होता है वह था 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलम। क्या था? स्टेट कूलम। लेकिन हमारा जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वह पूछा गया कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है। एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है? तो एक स्टेट कूलम बराबर होता है क्या जाएगा, गुना में इधर आकर क्या जाएगा, भाग में। तो 1/3 गुना 10⁹ कूलम। तो कूलम तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलम। तो हमसे पूछा गया एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/3 गुना 10⁻⁹। अब कहता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक उपयुत्तल लेंस इक्वल टू माइक्रो में 1.5 है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और लेंस की क्षमता है, यानी कि हमसे लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो लेंस की क्षमता हमसे पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता जो होता है वह लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P के द्वारा दर्शाते हैं। तो लेंस की क्षमता हमें दिया गया कितना, लेंस की क्षमता हमको निकालना है। लेंस की क्षमता हमको निकालना है, लेकिन हमें माइक्रो दिया गया है कितना है, यानी कि म्यू हमको दिया हुआ है 1.5 और P हमको निकालना है, लेकिन वक्रता त्रिज्या हमें दिया गया है। तो वक्रता त्रिज्या हमें दिया गया है, सही है, लेकिन मान लीजिए ये हमारा लेंस है, तो लेंस और यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ फोकस दूरी, एक यहाँ हो सकता है, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक R1, एक इधर R2 मान लेते हैं। तो हमारा जब वक्रता त्रिज्या निकल जाए R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एक R2 निकल जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 जो हमारा है वो बाईं तरफ है और बाईं तरफ जो होता है जितना भी रहता है वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी कुछ भी दे तो माइनस में हो जाता है। तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी होता है। और इस 1/फोकस दूरी का एक और फॉर्मूला आता है कि म्यू -1 इंटू 1/R1 -1/R2, ये भी फार्मूला आता है। तो म्यू हमको दिया हुआ 1.5 -1, 1/R1 का मान हमें दिया 20 -R2 का भी मान हमें दिया गया -20। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 गुना, और यहाँ जो हो जाएगा हमारा 1/20 माइनस 1/20, तो 0.5 गुना 20 का से 20 नहीं होगा 1 + 1 यानी कि 2, तो 0.5 गुना 2/20, दशमलव उड़ाएंगे 10, 5 दूनी 10, 2 कम 2 यानी कि 1/20 निकल। लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको चाहिए फोकस सॉरी क्षमता जो होता है लेंस की क्षमता वह मीटर यानी कि डायोप्टर में होता है। तो इसी कारण से हम सोच क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20×5 100। तो हमारा जो आंसर निकला वह क्या निकला, 5 डायोप्टर निकला। कितना निकला, 5 डायोप्टर निकला, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ए नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। अब कहता है कि हमसे क्वेश्चन कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। तो ए तथा बीच हमको फिगर दिया हुआ है और इससे क्या पूछ रहा है कि समतुल्य धारिता क्या है। तो हम बना के बताते हैं कि समतुल्य धारिता क्या है। हम पहले फिगर बना लेते हैं इसका, कि इसका फिगर क्या होगा। तो पहले फिगर दिया गया है, जब ए से स्टार्ट है, यानी कि मान लीजिए यहाँ ए है
यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर एक धारिता यानी कि जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर सी पॉइंट है यानी ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सी पर आया, फिर इधर से आया, एक यहाँ पर है धारिता लगा हुआ और एक धारिता यहाँ पर लगा हुआ और यहाँ बी पर है एंड, यानी एक इधर से और एक इधर से, यानी कि सी बिंदु पर दोनों क्या अटैच है। और इसका हमको दिया गया संदर्भ में कि 4 माइक्रोफैराडे, इसका भी दिया गया 4 माइक्रोफैराडे, इसका भी 4 माइक्रोफैराडे, इसका भी 4 माइक्रोफैराडे और यहाँ से यहाँ एक बीच में है और इसका जो है 2 माइक्रोफैराडे है। क्या है? 2 माइक्रो। हम इसका भी नाम दर्शा देते हैं, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। तो हम ये त्रिभुज पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, यानी कि एक तरह से त्रिभुज बना रहा है, इसी कारण से हम त्रिभुज सी डी ई में ले रहे हैं। तो त्रिभुज सी डी ई में मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं हम C2, क्या मानते हैं C2। तो त्रिभुज सी डी ई में हम क्या देख रहे हैं कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, C1 और C2 जो है वह किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो इन दोनों का अगर समतुल्य धारिता निकालेंगे तो हो जाएगा 1/, हम इसको सी डैश मान लेते हैं, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो C1 इंटू C2 प्लस C1 1/C डैश, और यहाँ से हम सी डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। अब हमें C1 और C2 का मान दिया हुआ है, C1 और C2 का मान हमें कितना दिया है, C1 हमें C1 कितना है 4, तो 4, C2 कितना है 4, 4 गुने 4 और 4 प्लस 4, 4 चौक 16, 4 4 8, तो 8 दूनी 16। तो सी डैश जो हमारा निकल गया कितना निकल गया 2 माइक्रोफैराडे। अब हम फिर से फिगर बनाते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से, यानी कि ए से यहाँ तक बी, ये ए। लेकिन हम इसका जो अभी त्रिभुज का जो निकाले सी डी ई, अब किसका निकल गया, कितना निकला 2 माइक्रोफैराडे। तो हमारा जो फिगर बनेगा वह बनेगा ऐसे, ये हमारा सी डैश, यानी ये हमारा कितना निकल गया 2 माइक्रोफैराडे, और ये भी हमारा पहले से 2 माइक्रोफैराडे है, और ये हमारा 4 माइक्रोफैराडे है, और ये भी हमारा कितना है 4 माइक्रोफैराडे। अब जो है हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C3 और इसको हम मान लेते हैं C4। तो C3 और C4 जो है, C3 और C4 हमारा समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ, किस में जुड़ा हुआ, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ। तो हम इसका क्या करते हैं, समानांतर क्रम का समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं। समतुल्य धारिता निकालेंगे तो इसको मान लीजिए हम सी डबल डैश मान लेते हैं, सी डबल डैश इक्वल हो जाएगा C3 प्लस C4। तो C3 हमारा कितना है 2 माइक्रोफैराडे, C4 हमारा कितना है 2 माइक्रोफैराडे, तो 2 2 4 माइक्रोफैराडे। तो सी डैश भी हमारा कितना निकल गया 4 माइक्रोफैराडे। अब हम फिर से फिगर बना के समझाते हैं। यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके जाएगा। तो अब हमारा यही रहा ए और बी। अब हमसे ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है। ये 4 माइक्रोफैराडे, ये भी हम निकाले सी डैश, ये सी डैश है, सी डबल डैश कितना निकला 4 माइक्रोफैराडे, ये भी 4 माइक्रोफैराडे। अब जो ये हमारा ए से लेकर बी तक है, ये हमारा किसमें श्रेणी क्रम में है, किसमें श्रेणी क्रम में है। तो हम इसका अब क्या कर लेते हैं, समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो समतुल्य धारिता C इक्वल टू 1/, मान लीजिए हम इसका मान लेते हैं C5, इसको मान लेते हैं अब C6, इसको मान लेते हैं C7, तो हो जाएगा C5 प्लस 1/C6 प्लस 1/C7,
1/C5 कितना है 4 है, C6 कितना है 4 ही है, और C7 भी कितना है 4 ही है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल गया 4। तो अब क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/4। ये हमारा C यानी कि 1/C निकलेगा। तो 1/C निकला, हम चाहे C सिर्फ चाहे तो पलट जाएगा और 4/3। तो हमारा समतुल्य धारिता इस फिगर का जो निकला, इस फिगर का जो हमारा समतुल्य धारिता निकला वो कितना निकला 4/3 निकला। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा 4/3, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में क्या है दिख रहा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता 14 नंबर क्वेश्चन की थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो थोरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 90 होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है 230 होता है। तो हम इसमें पहले निकाल के बताते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या होगी कितनी। तो मान लीजिए ये हमारा थोरियम है, और नीचा जो रहता है परमाणु क्रमांक जिसको हम Z द्वारा सूचित करते हैं, और ऊपर आता है यहाँ लिखिए या तो यहाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर हमारा क्या आता है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ये हमारा दिया गया कितना है 230। Z हमारा दिया हुआ कितना आता है 90, और हम एक फार्मूला जानते हैं A = P+N। आप यहाँ पर कहिएगा कि हमको तो P दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कैसे। लेकिन हम जानते हैं कि Z बराबर क्या आता है P होता है, Z बराबर P बराबर E होता है, क्या होता है Z बराबर P बराबर